मोहिनी के 3 बेटे थे। पति खूब अच्छा कमाता और बड़े घर के ऐश सब था मोहिनी के जीवन में। लेकिन एक चीज जो नहीं थी वो थी सुकून। मेरी बहन और मेरा भाई दोनों गरीब, लेकिन मैं मेरे पास तो नोट की बरसात है। तभी मोहिनी की बहन वीना उसके दरवाजे आ जाती है। अरे मोहिनी, कैसी है? मेरे घर में ना सिलेंडर खत्म हो गया है। तेरे पास तो इतने पैसे हैं, भरवा देना मेरा सिलेंडर। पैसे जैसे ही आ जाएंगे मैं दे दूंगी। तभी मोहिनी का पति राकेश आ जाता है। क्या है वीना, ये अपने घर की परेशानी हम लोगों के घर ना गाया करो। तुम्हारी बहन को तुम लोगों पर तरस आ जाता है और वो पैसे देने लग जाती है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ जीजा जी, नहीं, मैं तो वो बस अच्छा, मैं चलती हूँ। वीना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अच्छा किया जो आपने सुना दिया। अरे न जाने क्या सोचकर मेरे घर आ जाती है कि जैसे यहाँ तो भंडारा भरा है। अरे कितना तो दे दिया। अच्छा जी, जरा 1000 तो देना। वो बिन्नी दीदी है ना, उनके घर जा रही हूँ। उनका पोता हुआ है तो मुंह दिखाई दे दूंगी। हाँ, उन लोगों के आगे तो शो ऑफ किया करो। वो खुद को बड़ा अमीर शो करते हैं ना, दिखा दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। हाँ जी, इसी के लिए तो जा रही हूँ। मोहिनी तैयार होकर अपनी बुआ की बेटी के घर जाती है, जहाँ उसके पोते का कार्यक्रम चल रहा होता है। वहाँ वीना भी आई होती है। अरे वीना, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? तेरे घर पर गैस नहीं है तो वो भरा लेती। क्या करूं मोहिनी, बुआ को बुरा लग जाता नहीं जाती तो। वैसे मेरे पास एक जोड़ा बच्चे का कपड़ा रखा था, वही अपनी चांदी के पायल के साथ देने जा रही हूँ। घर पर गैस थी नहीं, सोचा परिवार यहीं खाना खा लेगा, बाकी सुबह का सुबह देखा जाएगा। मोहिनी को बहन पर दया आ जाती है। वो पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दे देती है। ले वीना, लेकिन पैसे वापस कर देना, तेरे जीजाजी हिसाब लेते हैं। मोहिनी भी क्या करती, गरीबी में बहन का सहारा ही उसके जीवन जीने का आधार था। फिर एक रोज, सुनिए, भाई के घर बेटी हुई है, मुझे माँ के पास जाना होगा। अरे उस घर में ना कूलर है ना एसी, कैसे रहोगी तुम? हाँ, वही सोच रही हूँ कि अकेली जाऊं, बच्चों को साथ ना ले जाऊं। चली जाओ, लेकिन ये जो तुम अपने गरीब परिवार से मिलने चली जाती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मैं भी कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। मोहिनी भाई भाभी के घर आती है। मोहिनी, कैसे आना हुआ? तू यहाँ हम लोगों के घर रह लेगी या फिर किसी होटल में रहेगी? क्या हो गया है माँ? मोहिनी को क्यों ऐसे बोल रहे हैं आप? अरे तू नहीं जानती अपनी ननद को, पैसे वाली है ना, तो ऐड कुछ ज्यादा ही है। मोहिनी को माँ की बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि माँ उसे जली कटी सुना रही है। वो भाभी की बच्ची के साथ लेन देन करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ, क्यों आप मोहिनी को इतनी सारी बातें सुनाती हो? भाई का बेटा बोल पड़ता है। माँ, क्योंकि दादी जानती है कि बुआ के अंदर घमंड है। सही बोल रहा है मोहन। बहू भले तुझे ना दिखता हो, लेकिन मुझे और मोहन को दिखता है कि वो कितनी घमंडी है। मोहिनी मायके आती है, जहाँ गरीबी के कारण चीजें कम होती हैं। इस मोहन के बच्चे को काम पर लगा दो ना, किसी दुकान या किसी होटल में। बर्तन धो लिया करेगा, कम से कम 4 पैसे और आएंगे घर में। देख मोहिनी, माना तेरे पास पैसा है, लेकिन तेरे भाई के दिन इतने भी बुरे नहीं चल रहे कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवाकर उससे बर्तन धुलवाए। मोहन माँ की ओर देखता है, जैसे आंखों से बोल रहा हो, देख लिया बुआ का हाल। हाँ मोहिनी, बात तो सही है, लेकिन अभी मोहन को पढ़ना है। आखिर तुम भी तो अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही हो ना। मेरे बेटों से कैसे कंपेयर कर सकती हैं आप? अरे वो तो कलेक्टर बनेंगे। हाँ, कल को वो मोहन को नौकरी में रख लेंगे, क्यों? मोहिनी कुछ दिन और रहकर चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतता है। मोहन बड़ा होता है और कड़ी मेहनत से सफल भी हो जाता है।
मोहिनी, माँ के जाने के बाद तो तुमने भाई भाभी के घर जाना छोड़ ही दिया, क्यों? वो क्या है ना, उन लोगों का घर छोटा है, मेरे बच्चे जाना ही नहीं चाहते। पर तुझे क्यों अचानक मायके की बात याद आ गई? यार मेरा तो मायका है, भाई भाभी है, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। हाँ, क्योंकि तुझे आदत है ना ऐसे छोटे से घर में और कम पैसे में रहने की। वैसे क्या खबर है आजकल मायके की अपने? अब वो घर छोटा और कम पैसे का नहीं रहा, क्योंकि मोहन तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। फिर क्या, मोहिनी भाभी को फोन करती है। मोहन किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर हो गया है क्या भाभी? क्या ये सच है? हाँ मोहिनी दीदी, अब तो हम लोगों के गरीबी के दिन कट गए। आपके भाई ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हम लोगों का बेटा इतना अच्छा कमा रहा है। देख लो भाभी, पहले भी आपने कई गलतियां की थी, आप थोड़ा संभल कर चलना। भाभी को मोहिनी की बात समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाहती है। फिर एक दिन वीना मोहिनी से कहती है, मोहिनी, हमारा भतीजा मोहन अच्छा कमा रहा है, क्यों ना मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए उससे बात करूं? अरे बुआ का बेटा है, ये सोचकर मदद तो करेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, उसके बुरे दिन में तो हम भी खड़े थे। मोहन को वीना फोन करती है और अपने बेटे की मदद करने की बात करती है। हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, आप सिद्धार्थ को भेज दें, मैं अपनी ही कंपनी में उसकी नौकरी करवा देता हूँ। दिन बीतते हैं, अब वीना के हालात भी अच्छे हो जाते हैं। क्या बात है वीना, तूने भी कार ले ली, वो भी इतनी अच्छी? हाँ मोहिनी, अपने भतीजे के कारण तो हम लोगों के दिन अच्छे हो गए। उसने सिद्धार्थ की नौकरी लगवा दी है, वो भी शानदार। ठीक है, लेकिन पैसे ख्याल से खर्च करना। वो क्या है ना, पैसे आने आसान है लेकिन संभालने मुश्किल। मोहिनी घर पर अपने पति से बात करती है। देखो ना, सबके पास पैसे हैं, एक वक्त था जब मैं ही अमीर हुआ करती थी। लगता है कि ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी, मेरी नौकरी को कुछ साल ही बचे हैं और तुम्हारे दोनों लड़के निकम्मे हैं। उन लोगों को बोलो ना कि नौकरी करे। तभी वहां मोहिनी के बेटे भी आ जाते हैं। अरे हमें क्या मोहन समझा है जो दिन रात गधे की तरह काम करते रहे? खैर, दिन फिरते हैं और मोहिनी के पति की नौकरी भी खत्म हो जाती है। मोहिनी क्या करे, थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं हो रहा है। तो क्या करे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मोहन को बोलो ना कि वो इन दोनों के लिए नौकरी देखे, जैसे सिद्धार्थ के लिए नौकरी देखी है। मोहिनी क्या कहती, उसे अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी से मोहन को नौकर बनने की सलाह दी थी। क्या हो गया, क्या सोच रही हो मोहिनी? यही कि वक्त कभी भी किसी का भी पलट सकता है, ऊपर वाले से डर कर रहना चाहिए। दिल्ली महानगर में गोपाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। उफ, कितनी गर्मी है, मैं तो रोटी बना बना के पागल हो गई हूँ। क्या हुआ सुमन, मैं कुछ मदद करूं? नहीं, तुम तो रहने ही दो। ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ तो बोलो। अरे क्या बोलूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पूरी दुनिया गर्मियों में घूमने कहीं न कहीं जाती है, एक मैं ही हूँ जो भाड़ में चने की तरह भून रही हूँ। पर हिल स्टेशन पर जाने के लिए बजट भी तो लंबा चाहिए ना। अपने मामा की बेटी सुधा दीदी के यहाँ शांतिनगर चले तो? हाँ, ये ठीक रहेगा, बच्चे भी रिफ्रेश हो जाएंगे और तुम्हें भी कुछ दिनों के लिए किचन से छुट्टी मिल जाएगी। तो कल ही निकलते हैं हम। अगले दिन। प्रणाम दीदी, प्रणाम जीजाजी। अरे गोपाल, तुम कैसे आना हुआ? अरे आप भी कैसी बातें करती हैं दीदी, भला अपने घर आने के लिए कोई वजह होती है क्या? हाँ दीदी, आप लोगों की याद आई और हम चले आए। बच्चों, बुआ फूफा जी के पैर छुओ। खुश रहो, जीते रहो। पता है दीदी, पहले हम लोग कहीं हिल स्टेशन पर जाने वाले थे, पर इन्होंने कहा आपके पास चलते हैं। हाँ दीदी, गांव के स्वच्छ वातावरण और मेरी दीदी के हाथ के खाने का कोई जवाब ही नहीं है।
चलो अच्छा किया, बच्चे का भी मन बदल जाएगा। 3 दिन बाद सुनिए, अब बहुत देर से क्रिकेट देख रहे हैं, रिमोट मुझे दीजिए ना, सीरियल देखना है। लो भाई। दीदी, एक कप चाय हो जाए, बढ़िया कड़क मलाई मार्त के। मम्मी, मुझे चॉकलेट शेक पीना है। बेटा, बुआ से ले लो, मैं नागिन देख रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बुआ बुआ, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। चॉकलेट तो नहीं बेटा, ये लो मैंगो शेक पी लो। नहीं नहीं, मुझे चॉकलेट शेक ही चाहिए। बिल्लू कांच का गिलास गिरा देता है। अरे ये क्या किया बिल्लू, पूरा शेक भी फैला दिया और कांच का गिलास भी तोड़ दिया। और उसने रोना शुरू कर दिया। मम्मी बुआ ने डांटा, मम्मी बुआ ने डांटा। अरे बेटा, डांटा नहीं, बस कल बनाने के लिए बोला है। और इस तरह सुधा ने उनकी खूब खातिरदारी की। इसी तरह 1 हफ्ता बीत गया। अरे वाह, आज हमें यहाँ आए 8 दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चला। हाँ, सच कहा आपने, बच्चे भी बहुत खुश हैं। सुधा दीदी खाना कितना अच्छा बनाती है, तुम भी कुछ सीख लेना। लेकिन अब सुधा और चंदर परेशान होने लगे थे। अगले ही दिन, सुधा, ये तुम्हारा भाई कब तक रुकने वाला है? पता नहीं जी, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ। ये लोग तो जाने की चर्चा भी नहीं करते। हाँ जी, और बच्चे पूरे दिन उठापटक करते हैं। कल ही कांच के 2 गिलास तोड़ दिए। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज सोमवार है, मैं मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर में सुधा को उसकी सहेली मिली और उसे कुछ सलाह भी दी। जब सुधा मंदिर से लौटी तो लंगड़ाती हुई आई। अरे क्या हुआ दीदी, आपके पैर में चोट कैसे लग गई? लगता है शायद आपको मोच आ गई है। हाँ भाभी, मोच ही आ गई है। चलो, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ हो, मैं तो चल फिर भी नहीं पाऊंगी। दोनों बात कर ही रही थी कि गोपाल वहां आ गया। आज तो दीदी के हाथ के आलू पराठे और हरी चटनी खाने का बहुत मन है, वो भी सिलबट्टे वाली है। पर आज तो दीदी चल भी नहीं सकती, उनके पैर में चोट लगी है। अरे तो क्या हुआ भाभी, आप हो ना, आज हम सब तुम्हारे हाथ के बने आलू पराठे खाएंगे। पर दीदी, पर कुछ नहीं, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आलू पराठे कैसे बनाते हैं। ठीक है दीदी। आप ऐसा करो कि सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लो। हाँ दीदी। फिर कुकर में आलू उबलने के लिए रख दो, और आज घर के बाहर गोबर से लीपना भी है। क्या? हाँ भाभी, पौधों को पानी भी दे देना कुएं से खींचकर। ठीक है। गोपाल, आज तुम मेरे साथ खेत पर चलो। हाँ जीजा जी, यहाँ घर में बोर हो जाता हूँ, वहाँ मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। खेत पर जाकर चंदर ने गोपाल से कहा, देखो गोपाल, आज हमें यहाँ गड्ढा भरना है, तुम उस खेत से मिट्टी खोद खोद कर मुझे दो, मैं इसको भरता हूँ। सुबह से काम करते करते दोपहर हो गई। गोपाल बुरी तरह थक गया। घर आकर हाथ पैर धोने लगा, तभी हाय रे मेरी कमर, अब जल्दी अपने घर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ, रात को ही निकलते हैं, मेरा भी आज अंग अंग दुख रहा है। ऐसा 2-4 दिन और चला तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं भी। तुम जाकर सामान समेटो, मैं दीदी से बात करता हूँ, हम आज ही निकलेंगे। दोपहर का खाने का समय था। दीदी, अब आज हमें निकलना होगा। अरे अरे, अभी कैसे जा सकती हूँ, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। दीदी वो क्या है कि मुझे अभी याद आया, बच्चे का हॉलीडे होमवर्क भी तो मैंने करवाया ही नहीं ना। अरे पर अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, तुम रहोगी तो कुछ मदद हो जाएगी।
दीदी, मन तो मेरा भी बहुत है, पर क्या करूं, जाना जरूरी है। सुधा, बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले है। ठीक है, पर जल्दी ही आना। हाँ, दोनों ने जल्दी से बैग लिए और 9 2 11 हो गए। इस तरह सुधा चंदर का पीछा इन दोनों से छूट गया। एक बार की बात है, धनीचंद नाम का एक सेठ था जो मैं यहाँ अब काम नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मेरी शर्तें याद है ना, वो पूरी कर और जा। मदन को हार कर सेठ ध्यानचंद की तीनों शर्तें माननी पड़ी और 1 साल की पगार भी उसने अपनी माँ की कंगन बेच के सेठ को दे दी। अपने गांव पहुंचकर एक दिन वो नदी किनारे बैठा था। तभी उसका एक मित्र रमेश, जो बचपन से उसे जानता था, उसके पास आया और बोला, अरे मदन, तू शहर से कब आया और मिला भी नहीं? रमेश के बार बार पूछने पर मदन ने अपने साथ घटित सारी घटना रमेश को बता दी। रमेश सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसे सेठ ध्यानचंद की करतूतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मदन से बोला, मदन, मेरे भाई मेरे दोस्त ताला तोड़कर अनाज ले गए होंगे। सेठ धनीचंद को ऐसी दुखी अवस्था में लाचार देख रमेश अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। एक दिन सेठ धनीचंद की पत्नी ने ही होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। बस भाई बस, गाड़ी रोक दो, मेरे साले का घर आ गया। अरे दीदी, जीजाजी, आप लोग आ गए। कैसे हैं जीजाजी? अरे वो सब बाद में, पहले टैक्सी वाले के पैसे चुकता कर, इसे बहुत जल्दी है। हाँ हाँ जीजाजी, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। टैक्सी वाले भैया, कितने पैसे हुए आपके? जी, कुल मिलाकर 6,000 रुपए। अरे मर गया रे, 6,000? भाई, टैक्सी का किराया मांग रहे हो या हवाई जहाज का? अरे जीजाजी, ये क्या है? टैक्सी वाला 6,000 रुपए मांग रहा है। अब क्या बताऊं साले साहब, ट्रेन में सफर करने में आजकल मजा नहीं आता, इसलिए मैं टैक्सी बुक करके ही आ गया। अरे भाग्यवान, तुम बच्चों के साथ सामान लेकर अंदर चलो। क्या भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? ये सब तो आपके जीजाजी को टैक्सी बुक करने से पहले सोचना चाहिए था। एक शहर से दूसरे शहर टैक्सी लेकर जाओगे तो इतने तो पैसे लगेंगे ना। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी मेरे पैसे दो। ठीक है, देता हूँ। मनोज मजबूर होकर टैक्सी वाले को पैसे दे देता है। फिर शाम को जब सब लोग खाना खा के उठते हैं, जीजाजी, ये आपका कमरा है। ओह, ये कमरा कुछ ठीक नहीं है। वो कमरा किसका है? वो मेरा कमरा है। हाँ, वो कमरा ठीक है। चलो बच्चों, हम वहां सोएंगे। अगली सुबह, अरे मालती, मेरी कार कहाँ चली गई? आपकी कार सुबह सुबह जीजाजी बाहर घूमने के लिए लेकर चले गए। अरे जीजाजी बिना बस में भी तो जा सकते थे, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? तभी वहां मनोज की दीदी रेणुका आ जाती है। अच्छा, तो अब तू अपने जीजाजी को बस में भेजेगा? अरे तू खुद बस में क्यों नहीं चला जाता? अरे लेकिन दीदी। देख मनोज, अगर तू इस तरह की छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाएगा ना, तो हम आज यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मनोज मन मार कर बस में बैठकर ऑफिस चला जाता है। फिर रोज किसी न किसी बहाने मनोज की जीजाजी उसकी कार लेकर चले जाते थे। उधर दूसरी तरफ रेणुका और उसके बच्चे पूरा दिन मालती से खाने के लिए तरह तरह की चीजें बनवाते थे। अरे मालती, मेरा दोस्त बिल्लू आया है, आज इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। जी जीजाजी। कुछ दिनों के बाद, हाय रे मेरे कंधे, मर गया रे,
रोज रोज बस में लटक के ऑफिस जाना अब मेरे बस की बात नहीं है। दर्द के मारे मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। मालती, जरा मेरे कंधे तो दबा दो। अरे सारा दिन रसोई घर में खड़े खड़े और घर की साफ सफाई करने के बाद तो मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो मुझसे एक मक्खी भी नहीं मारी जाएगी। आह! इस तरह रोज शाम तक दोनों बेहाल हो जाते हैं। फिर एक दिन, अरे भाई मनोज, मेरी दुकान पर तुम्हारे जीजाजी के पूरे 10,000 रुपए की उधारी हो गई है। भाई मैंने तो तुम्हारा मुंह देखकर उन्हें उधार दिया था। अब मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या? अरे मर गया रे, 10,000 की उधारी। फिर मनोज मन मारकर अपने जीजाजी की उधारी चुकता करता है। मालती, अब तो हद हो गई। अगर जीजाजी यहाँ और कुछ दिन रुके तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आप सही कहते हैं जी, ये लोग इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगले दिन, अरे जीजाजी, आज आप घर पर ही हैं? ये लीजिए मेरी कार की चाबी। जाइए जाइए, बच्चों को लेकर कहीं घूम आइए। अरे आज तो कमाल हो गया, ये खुद कार की चाबी मुझे दे रहा है। गजोधर कार लेकर चला जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही कार बंद पड़ जाती है। अरे ये क्या हो गया इस कार को? ये तो पूरा सुनसान इलाका है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अरे मर गया, अब क्या करूं? फिर गजोधर किसी तरह घर पहुंचता है। मनोज, ये तुम्हारी कार की चाबी। आज के बाद मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ। अगली सुबह, हाँ भाई मनोज, मालती कहाँ है? अभी तक नाश्ता नहीं लाई। अरे जीजाजी, कल रात मालती गिर गई थी, तब से मालती को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने डॉक्टर भी बुलाया है। तभी वहां डॉक्टर साहब आते हैं और मालती की आंखों की जांच करने लगते हैं। हाँ भाई डॉक्टर, क्या बीमारी है, कुछ पता चला? मनोज, ये आदमी कौन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? डॉक्टर साहब, ये मेरे जीजा जी हैं। ओ जीजा जी, अरे माफ करना, आपका तो बोलना बनता है जी। देखिए, सर पे भारी चोट लगने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। अब ये कभी नहीं देख पाएंगी। अच्छा, अब चलता हूँ मैं। फिर अगले दिन से घर का सारा काम रेणुका को करना पड़ता है। उधर मनोज की कार खराब होने की वजह से जीजाजी भी कहीं घूमने नहीं जा पाते। दूसरी तरफ मनोज घर की बिजली भी कटवा देता है। क्यों भाई मनोज, हमारे घर की बिजली को क्या हुआ? दूसरों के घरों में तो बत्तियां जल रही हैं। जीजाजी, वो मैंने कई महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा है ना। अरे तो जाकर पहले बिजली का बिल भरो। अरे जीजाजी, हजारों रुपए भरने पड़ेंगे, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं। अब तो इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा जी। इस तरह गजोधर और रेणुका का उस घर में जीना मुश्किल हो जाता है। हाय मेरी कमर, इतने लोगों का खाना बना बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ये बच्चे सारा दिन बुआ ये बना दो, बुआ वो बना दो कहकर मेरी जान खाते रहते हैं। ऊपर से बिजली भी नहीं है। तुम सही कहती हो, सारी रात गर्मी में मच्छर काटते रहते हैं। ऊपर से मनोज की कार भी खराब है। अब यहाँ रहने में कोई मजा नहीं है। मजा तो अब यहाँ रहना किसी सजा से कम नहीं है। हम कल ही यहाँ से चले जाते हैं। हाँ हाँ, कल ही चलते हैं। अगले दिन मनोज की जीजाजी और दीदी घर छोड़कर चले जाते हैं।